वो चल रहा था पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे, वंशागति के नियम पढ़े थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, वंशागति के 3 नियम हैं। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था विसंयोजन का नियम और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनमें से 2 नियम हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम जो थे वो एकल संकरण के परिणामों पर आधारित थे, जबकि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो द्विसंकरण या इससे ऊपर वाले संकरणों के परिणामों पर आधारित होता है। यानी 2 संकरण 3 संकरण कराया जाए तो उस पर ही आधारित है। तो जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन। तो बच्चों ये आधारित है द्विसंकर संकरण या थोड़ा सा उच्च संकर संकरण के परिणामों पर ये आधारित है। ठीक है। और ज़्यादा लक्षण के लिए तो जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया था द्विसंकरण का प्रयोग, मैं आपको एक रफली बना रहा हूँ। यहाँ पर हम ले रहे हैं कैपिटल R कैपिटल Y का क्रॉस कराया हमने स्मॉल r स्मॉल y से। इन दोनों के बीच क्रॉस कराया, प्रथम पीढ़ी आई। उसके बाद हमने देखा इस प्रथम पीढ़ी से 4 प्रकार के युग्मक बने। ये इससे हमने देखा कि हमें 4 तरह के पौधे प्राप्त हुए थे, गोल व पीले, दूसरा गोल व हरे, तीसरा झुर्रीदार व पीले और झुर्रीदार व हरे। ठीक है बच्चों, हमने केवल लिए थे गोल व पीले और इधर लिए झुर्रीदार व हरे। अब इस नियम को आप समझें कि क्या नियम है। तो जैसा कि हमने गोल और पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस झुर्रीदार और हरे वाले पौधों से कराया था, तो प्रथम पीढ़ी में वही सभी पादप गोल व पीले बीज वाले थे। लेकिन जब हमने इसका स्वयंपरागण कराया तो हमें 4 तरह के पौधे प्राप्त हुए थे। हमें हमारे जनक वाले पौधे तो प्राप्त हुए ही थे, ये दोनों देखो, आप ये दोनों देखें, गोल पीले और झुर्रीदार हरे, ये दोनों तो अपने जनक से मिलते हैं, यानी जनकीय लक्षण हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक गौर करें कि यहाँ पर गोल हरे और झुर्रीदार पीले ये जो प्लांट आए थे ये जनक से मिलते जुलते नहीं हैं, तो ये जनकीय हैं। आप देख सकते हैं हमने ऐसे पौधे लिए ही नहीं थे, ना गोल हरा ऐसा कोई पौधा नहीं लिया था और ना ही झुर्रीदार पीला ऐसा कोई पौधा लिया था। ना तो वो जनक पीढ़ी में है, देख सकते हो आप, और ना ही प्रथम पीढ़ी में है। तो ये पौधे कैसे आए जबकि हमारे पास थे ही नहीं। ठीक है, तो ये जो स्पष्ट होता है ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से स्पष्ट होता है। देखो बच्चों, ये लक्षण कहीं और से नहीं आए, ये अपने जनकों में से ही आए हैं। आप देख सकते हैं गोल हमने ले रखा है, हरा ले रखा है, ऐसे ही झुर्रीदार ले रखा है, पीला ले रखा है। बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ कि जो जोड़े के गुणसूत्र थे वो एक दूसरे से आदान प्रदान कर लिए, यानी यहाँ पर झुर्रीदार का गोल से और पीले का हरे से स्थानांतरण हो चुका है। जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं कि हमने जो लिए वो लिए कैपिटल R, ठीक है, इसके वर्सेज लिया स्मॉल r, कैपिटल Y और इसके वर्सेज लिया स्मॉल y। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसकी जगह ली और इसने इसकी जगह ली। तो ये दोनों तो थे ही, ये दोनों थे ही, लेकिन जब इसने इसकी जगह ली तो यहाँ पे बन गया स्मॉल r कैपिटल Y, और जब इसने इसकी जगह ली तो यहाँ बन गया स्मॉल r कैपिटल Y। यहाँ स्मॉल r और कैपिटल Y, जबकि इधर आप लिखें ये यहाँ पे आ रहा है
तो स्मॉल आर तो है ही है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। कैसे हुआ है कि इसकी जगह ये आया, इसकी जगह ये आया। अगर ये इसकी जगह जाता है, ये इसकी जगह जाता है, तो देखो क्या बन गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ऐसे ही ये जब इसकी जगह आता है तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर ये स्मॉल वाई ऊपर जाता है इस तरह से, तो यहां पर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाएगा, जबकि इधर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया। तो यहां पर आप देखो कितने बन गए, 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई तो थे ही, लेकिन यहां पर इन जिनों ने जब एक्सचेंज किया तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया, जबकि स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया। हुआ एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज होने की वजह से ही गोल के साथ आ गया पीला, हरा सॉरी, जबकि झुर्रीदार के साथ आ गया पीला। स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम यही स्पष्ट करने को है। देखो कैसे है। अब यहां पे हम देखें तो स्वतंत्र अभिव्यंजन नियम है क्या, क्या कहता है स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। पहले मैं आपको इसको लैंग्वेज में बता दूं कि जब 2 या 2 से अधिक लक्षण वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, ध्यान से सुने, जब 2 या 2 से अधिक, तो यहां पे हमने 2 लक्षण लिए हैं। ये लक्षण हो गया बीज का आकार, ये लक्षण हो गया बीज का रंग, 2 लक्षण ले लिए। तो जब 2 या 2 से अधिक लक्षण वाले पौधों की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक लक्षणों का क्रॉस कराते हैं, तो प्रत्येक लक्षण, प्रत्येक का मतलब गोल, इधर झुर्रीदार, दूसरी अगर देखें तो पीला और हरा, प्रत्येक लक्षण अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से करता है। स्वतंत्र रूप से करने का मतलब है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि गोल पीले के साथ मिलकर ही वंशागति करेगा। गोल के साथ पीला हमने लिया है, दोनों को एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं किया। गोल अपनी वंशागति अलग कर रहा है और पीला अपनी वंशागति अलग कर रहा है। जैसे सपोज करो 2 के 2 जोड़े रोड पर चल रहे हैं, जैसे 2 लोग हैं वो चल रहे हैं और दूसरे 2 लोग हैं वो चल रहे हैं। अब यहां पर वो साथ चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं चल रहे। डिपेंड तब होते जब एक दूसरे के कंधे पे है, कि एक के ऊपर एक कंधे पे है जोड़े में से और दूसरे के जोड़े में एक के ऊपर एक कंधे पे, तो अब वो साथ चल भी रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड भी है। ऐसा नहीं हो रहा, दोनों बस साथ चल रहे हैं। तो जो जोड़े के हैं वो साथ साथ हैं, ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे से जुड़कर चल रहे हैं, नहीं। तो यहां पर यही लाइन बोलना चाह रही है कि जोड़े का प्रत्येक गुणसूत्र या जोड़े का प्रत्येक लक्षण जो है अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से कर रहा है। एक की वंशागति का दूसरे की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब गोल लक्षण यानी बीज के आकार की वंशागति का बीज के रंग पर या बीज के रंग पर बीज के आकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब दोनों स्वतंत्र रूप से अपनी वंशागति कर रहे हैं। कैसे पता चला? जैसे अगर हम बोलते हैं कि गोल वंशागति कर रहा है पीले के साथ, जबकि झुर्रीदार वंशागति कर रहा है हरे के साथ, हमने ये मान लिया। तो बच्चों अगर ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है यानी जुड़े हुए हैं, तो हर कंडीशन में ऐसे ही पादप प्राप्त होने चाहिए थे। यानी जो द्वितीय पीढ़ी हमारी आई थी वहां पर गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे पौधे प्राप्त होते, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो गया कि गोल के साथ हरा आ गया, झुर्रीदार के साथ पीला आ गया? तो वो स्वतंत्र अभिव्यंजन हुआ कि यहां पर ये गोल अपनी वंशागति अलग कर रहा है, पीला अपनी वंशागति अलग कर रहा है, इसी तरह से झुर्रीदार अपनी वंशागति अलग कर रहा है और हरा अपनी वंशागति अलग कर रहा है। अब दूसरा जोड़ा कौन आता है वो डिपेंड करता है युग्मकों में जब जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है उस समय, कि जब युग्मक संलयन होता है तो आधे आधे गुणसूत्र बढ़ते हैं और जब निषेचन होता है तो वो वापस मिलकर एक होते हैं। तो वहां पे कौन सा गुणसूत्र आगे मिल गया पता नहीं। तो ऐसे ही हो सकता है गोल के साथ पीला आए, जब तो बन जाएगा गोल और पीला, लेकिन गोल के साथ हरा भी यहाँ पर आकर जुड़ सकता है। जैसे हमने लिया था कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये लिए थे, जबकि यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते तो हर कंडीशन में कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही होता और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई ही होता, लेकिन ऐसा नहीं था।
कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, और ऐसे ही स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये अजनकीय पौधे बने, यानी गोल तो है लेकिन पीला है, ये झुर्रीदार है, सॉरी ये हरा है, ये झुर्रीदार है जबकि पीला है। तो इस वजह से यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के पादप बने हैं। द्विसंकरण के क्रॉस में आप गौर से देखना, तो ये यही कहता है कि जो लक्षण होते हैं वो वंशागति स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होकर वंशागति नहीं कर रहे, दोनों की वंशागति अलग अलग हो रही है। अब जोड़े का कौन सा आता है वो वंशागति के दौरान अपने आप स्वतः ही होता है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि नहीं साथ में यही जाएगा। संलयन हो रहा है, किसी का भी किसी के साथ संलयन हो सकता है। तो यही नियम है कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति कराई जाती है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह है मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लेकिन बच्चों इस नियम का पालन सहलग्नता की एक ऐसी स्थिति है जब इस नियम का पालन नहीं होता। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल रहे, हालांकि मैंने आपको बताया था उनको सफलता जो मिली वो सफलता उनकी मृत्यु के बाद, मतलब उनको जो उपाधि मिली थी वो उनकी मृत्यु के बाद मिली थी, क्योंकि उस समय तक उनके कार्यों पर वैज्ञानिकों का ज़्यादा ध्यान नहीं गया था। लेकिन उनके मरने के बाद जब पुनः खोज की गई इनकी, तो मेंडल इन कामों के बारे में पहले ही कर चुका है, तो ये बाद में पता चला था। लेकिन फिर भी मेंडल सफल रहे, उसका रीज़न क्या है? तो मेंडल की सफलता के रीज़न क्या है? क्या है मेंडल सफल होने का? पहला उसका जो रीजन है, एक लक्षण को ध्यान में रखना। मेंडल जब वंशागति करा रहे थे, यानी जब वंशागति का अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार में केवल एक लक्षण को फोकस किया था। इससे क्या है कि उसने दूसरे लक्षण को ना देखने पर उसको कन्फ्यूजन नहीं हुई। अगर वो एक साथ बहुत सारे लक्षण की वंशागति करता तो 100% उसको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ भी सकती थी। तो उसने एक साथ में एक लक्षण की वंशागति करने से उसे ये फायदा मिला, और उसे पता भी चला कि गुणसूत्रों पर एक से अधिक जीन भी हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं, जिसके द्वारा वो निर्धारित होते हैं। दूसरा, मेंडल ये भी भाग्यशाली रहे थे, सफलता के कारण है ये, लेकिन लक बाई चांस मेंडल ये भी भाग्यशाली रहे कि उन्होंने जो उद्यान मटर पर कार्य किए थे उसमें सहलग्नता नहीं थी, सहलग्नता अनुपस्थित थी। ये भी मेंडल का कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट रहा था, क्योंकि अगर मटर में सहलग्नता होती, सहलग्नता के बारे में आप आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अगर उसमें सहलग्नता होती तो मेंडल का जो तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो कभी भी लागू नहीं हो पाता, वो विफल हो जाता। इसके अलावा मेंडल ने क्रॉस करने के लिए हमेशा शुद्ध लक्षण वाले पौधे ही चुने थे, यानी समयुग्मजी का ही चुनाव किया था। उससे क्या होता है कि उससे वंशागति स्पष्ट रूप से होती है, क्योंकि अगर वो संकर पादप लेता तो प्रथम पीढ़ी में ही उसके लक्षण, जो प्रभाविता का नियम था वो वहीं पर ही फेल हो जाता, क्योंकि जब संकर पादप में क्रॉस कराते हैं तो वो तो प्रभावी और प्रभावित दोनों प्रकार के प्रकट करता है, तो फिर तो प्रभाविता की संकल्पना ही नहीं आ पाती। तो इसलिए ये भी उसको फायदे का मिला। एक, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग थे वो अंकगणितीय तौर पर भी प्रकट किए थे, यानी वो जो क्रॉस थे, क्रॉस करा के आपको बताया गया था, उसके तौर पर भी उसने प्रकट किए थे, तो उससे समझने में काफ़ी सहायता मिली। हालांकि ध्यान रखें ये बिल्कुल एक नया पैटर्न था जो उस दौरान वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया। आज ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत जल्दी ईजी वे में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उस दौरान वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नया था, तो उस दौरान उनको वो समझ में नहीं आया था, लेकिन आज ये बहुत बेटर है। इसके अलावा ऐसा नहीं है मेंडल ने केवल प्रथम पीढ़ी की, उसने प्रथम पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी तक भी अपने प्रयोगों को जारी रखा ताकि परिणामों को अच्छे से निकाल सके। तो दूसरी तीसरी पीढ़ी भी उसने प्राप्त की, तो इस वजह से वो सफल भी रहे थे। तो ये कुछ कारण हैं मेंडल के सफलता के, जिसकी वजह से वो अपने प्रयोगों में सफल